एक सवाल। अच्छा, ये देखें। एज अ ट्रेडर ही सेल्स ऑन क्रेडिट ओनली ड्यूरिंग मार्च 2025 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। पेड 196 बाय बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर का मतलब बैंक से पे कर रहे हैं। 200 रुपये देने थे, 196 हमने दे दिया और फुल सेटलमेंट हो गई। यानी कि हमें पे कितने करने थे? 200। 200 के बजाय हमने पे कितने करे? 196। पेमेंट कर रहे थे उस वक्त जो डिस्काउंट है, पेमेंट करते वक्त जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो ये जो 4 रुपए का डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव पेमेंट बाय चेक 291। हमें पैसे मिल रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं 291। हु हैड डिडक्टेड 3% कैश डिस्काउंट। ये 3% कैश डिस्काउंट कटने के बाद हमें मिल रहे हैं 291। इसका मतलब ये हुआ हमें मिलने कितने थे? 291 जो हमें मिल रहे हैं ना, देखें 291 जो हमें मिले, ये 3% माइनस होने के बाद वाली अमाउंट है। 3% डिस्काउंट इसमें से कटा हुआ है, तो यानी कि कितना परसेंट है? एक चीज 100% होती है ना, उसमें से 3% डिडक्ट हुआ हुआ, तो ये कितना परसेंट है? ये 97% है। तो 291 जो है ये 97% है। तो 100% कितना था? एक्स। इसको करें मल्टीप्लाई। ये बताएं क्या अमाउंट आ रहा है मल्टीप्लाई करके इसका? 300 आएगा। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट था ना वो 300 था। उसमें क्या बोला, ये 291 हमें 3% कटने के बाद मिले हैं, रिसीव हुए हैं 291। तो थे कितने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी थी कितने भाई? 300 रुपए थे। 300 रुपए में से हमें 291 मिल गए, माइनस। और बाकी क्या है? पैसे मिलते वक्त जो डिस्काउंट है, ये है डिस्काउंट अलाउड। तो 9 का क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड है ये। हाँ। मैडम ऑफिस क्या? क्या ऐसा? मुझे पता नहीं लगवा वहाँ इंटरनेट पर आईटी वाले को बोलो ना। अगर तो सीधे तो ही बना के दिया। मैं बात करूँ, ठीक। तो डिस्काउंट अलाउड आ गया, ऐसा ही है। तो पहली ट्रांजेक्शन में क्या था? पैसे दे रहे थे तो डिस्काउंट रिसीव था। दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या है? पैसे आ रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड है। थर्ड, मोटर एक्सपेंस पे कर रहे हैं बाय कैश, ये कैश की ट्रांजेक्शन है। रिसीव पेमेंट बाय बैंक ट्रांसफर, ये पैसे आ रहे हैं हमारे पास, बैंक ट्रांसफर हो रहा है, हमारे अकाउंट में पैसे आए। इसके बाद पेड मार्क 240 बाय ऑनलाइन ट्रांसफर हैविंग डिडक्टेड 4% कैश डिस्काउंट। अब हमें 240 पे करना है, पे किए हैं हमने, 4% डिस्काउंट काट के। ये 240 वाला अमाउंट 4% डिस्काउंट कटने के बाद वाला अमाउंट है। तो ओरिजिनल कितना था? पेमेंट करी 240 की, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा पैसे देते वक्त। अगेन पैसे दे रहे हैं उस वक्त जो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये आपको निकालना होगा। सॉल्व करें इसको, निकालें सर। कितना आ रहा है इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड? इसी तरह से सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे? क्या है ये? 240 रुपये। तो 240 4% डिस्काउंट कटने के बाद है। तो एक चीज टोटल कितना होती है? 100% होती है ना। 4% डिस्काउंट कट गया तो वो कितना परसेंट है? 96% है। तो 100% कितनी हो जाएगी? एक्स। तो आप एक्स निकालिएगा, 250 आ जाएगी। तो आप ये बोलेंगे भाई ओरिजिनल 250 रुपये थे, हमने दिए कितने? 240 रुपये दिए। 10 रुपये हमने नहीं दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड है। पेमेंट के वक्त डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। पैसे आते वक्त डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रांजेक्शन पर। विड्रू 400 कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। ये वही ट्रांजेक्शन है, कॉन्ट्रा मैंने आपको बताई थी। 400 रुपए कैश निकाल रहे हैं हम बैंक से। पर्सनल यूज नहीं है ये। पर्सनल यूज होता तो ड्रॉइंग्स होती है। ये क्या है? कैश बैंक से निकाला, बैंक से पैसे निकले और आपने बिजनेस यूज मतलब कैश में लाके डाल दिए, तो बैंक से निकल गए और कैश में आ गए। पेड वेजेस इन कैश, मोटर एक्सपेंस बाय चेक, ये बैंक है। अब हम आगे कैश बुक बनानी है इसकी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। ब्रॉड डाउन इसने हमें बना के दे दिए सिंपल। कैश का ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 50 और बैंक का ब्रॉड डाउन हमें दिया हुआ है 840। तो सॉल्व कर लें।
अच्छा, अभी बनाए इसको, मैं सुधरा सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इसको सॉल्व करें। सबसे पहली ट्रांजेक्शन देखें क्या थी, पेड ली 4 मार्च की है। हम लिखते हैं यहाँ पे 4 मार्च। हम पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ली को दे रहे हैं। और हम पैसे किस तरह से पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं बाय बैंक ट्रांसफर, बैंक से दे रहे हैं हम उसको। तो बैंक से जा रहे हैं 196, और पैसे जा रहे हैं उस वक्त जो डिस्काउंट है 4 का डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। अगली ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव पेमेंट 291, ये पैसे हमें मिल रहे हैं। क्या डेट है, 6 मार्च है। March 6 को पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं, 291 बैंक में मिल रहे हैं बाय चेक, हाँ बैंक से मिल रहे हैं। 291 रिसीव हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और उस वक्त डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसका, मोटर एक्सपेंस बाय कैश पे कर रहे हैं हम। क्या डेट है, 14th। तो 14th को हम मोटर एक्सपेंस पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। कैश से पे कर रहे हैं तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे 26। इसके बाद क्या है, रिसीव पेमेंट बाय बैंक ट्रांसफर, पैसे आ रहे हैं, कोई डिस्काउंट की कहानी नहीं है, सिंपल पैसे आ रहे हैं बैंक में 375 MERVE से आ रहे हैं। तो March 19 MERVE से पैसे आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं 300 एंड कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास, 375 आ रहे हैं। तो 375 आ रहे हैं। तो 375 आ गया, ठीक है, डेबिट साइड पे लिख दिया बैंक में। बैंक में आए तो बैंक के डेबिट पे लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, 40 बाय ऑनलाइन ट्रांसफर 4% डिस्काउंट, हम पैसे दे रहे हैं 40 दे रहे हैं। 10%, 4% कटने के बाद था ये, 100% निकाला 250 आया, तो 10 रुपए का डिस्काउंट रिसीव था ये। 240 हम इसको पे कर रहे हैं बैंक से, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया 10 रुपए का। नाम क्या है इसका, मार्क। और डेट क्या है मार्क की, 22। सही है। इसके बाद क्या है, वीडियो 400 फॉर बिजनेस यूज। डेट क्या है इसकी, 28। 28 को हमने बैंक से निकाले हैं 400 रुपये। बैंक क्रेडिट हो गया, देखा, बैंक के क्रेडिट साइड पे या बैंक से पैसे निकले। कहाँ गए भाई, कैश में गए, बिजनेस यूज मतलब कैश में गए। कैश में आए, कैश में ऐड भी कर देते हैं 400 रुपये। कहाँ से आए ये, बैंक से आए। क्या डेट थी, सेम 28। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कहलाती है कॉन्ट्रा। ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन सी होगा, ठीक है। इसके बाद यह है, पेड वेजेस 362 इन कैश। वेजेस पे करते हैं हम कैश में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, डेट क्या है इसकी, 29th। वेजेस, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट कहाँ से आ रहे हैं, कैश से, तो कैश के क्रेडिट पे लिख रहे हैं हम लोग कितना, 362। और इसके बाद क्या है, मोटर एक्सपेंस बाय चेक 30th। मोटर एक्सपेंस पैसे जा रहे हैं क्रेडिट बाय चेक, कितने जा रहे हैं, बैंक के क्रेडिट पर 91। ये सारी ट्रांजैक्शन हो गई, सही है। अब डिस्काउंट का जो कॉलम है उसको हम बैलेंस नहीं करते, डिस्काउंट का कॉलम बस टोटल किया जाता है। डिस्काउंट को हम टोटल कर लेते हैं। जैसे ये था, डिस्काउंट अलाउड एक ही है 9, खत्म। डिस्काउंट रिसीव में 2 हैं, एक 10 है और एक 4, ऐड कर लें 14। ये बैलेंस नहीं होता, ये टोटल होता है। बाकी कैश को बैलेंस करेंगे हम। कैश को करते हैं बैलेंस। कैश की डेबिट साइड पे देखें कितना है,
50 और 400, 450 इधर डेबिट पे और क्रेडिट पे हमें लग रहा है कम है ना, तो 450 बड़ी अमाउंट है, दोनों तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है, 450 माइनस 26 और 362, 62 का सीडी आ रहा है, 62। ठीक है, अब आते हैं बैंक को बैलेंस करने पर। बैंक को भी बैलेंस करेंगे। अब बैंक की डेबिट साइड का टोटल करें। डेबिट का टोटल क्या बन रहा है बैंक का, 840 ब्रॉड डाउन प्लस 291 प्लस 375, ये ऐड कर लिया, 1506 टोटल है। इस साइड पे भी करते हैं। 196 बैंक का क्रेडिट प्लस 240 प्लस 400 प्लस 91, 927 बन रहा है, लेकिन 1506 बड़ी अमाउंट है, दोनों तरफ आ गई। और इसमें से हमने 927 माइनस कर दी, 579 बैंक का सीडी आ गया। ये सीडीज आ गया, ये अगले महीने क्या बन जाएंगे, ब्रॉड डाउन। हम ब्रॉड डाउन करके इनको छोड़ेंगे, 62 और 579। सही है। आगे चलते हैं, लेकिन Kadma has received a bank statement. The bank statement shows the check for motor expenses had not yet been presented to the bank. ये unpresented check है, ठीक है। इसको खैर बाद में डिस्कस करेंगे हम reconciliation में। The amount received from MERF 357, Kadma has checked his records and found that the amount shown on bank statement is the correct amount. कितने पैसे लिए थे हमने इससे? हाँ, अब ये देखें हमने कितने लिखे, मर्फ से कितने पैसे मिले, 375 मिले हम, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, 357 मिले थे। मिले कितने थे, 357, लिखे कितने, 375। ये हमने गलत लिखे ना, डिफरेंस निकालें। अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो 375 हमने लिखे हुए, जबकि मिले 357। 18 रुपये हमने ज्यादा लिख दिए हैं, तो हमने 18 रुपये ज्यादा लिखे हैं। हम उसको ठीक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट में हम ये दिखाएंगे, हमारे बैंक का सीडी कितना आ रहा था, 579 आ रहा था, ये आ रहा था ना। हाँ, जिसमें क्या है, हमने एक बैलेंस गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है, हमने 375 लिखा हुआ है, जबकि पैसे कितने आए, 357, ये पैसे आए। तो हमने 17, नहीं कितना, 18 रुपये ज्यादा लिखे हुए, तो माइनस कर देते हैं, लेस एरर 18 माइनस। तो इसको माइनस करें 18 को, रिवाइज्ड बैलेंस आ जाएगा 561। इसका बैंक रिकन्सिलियेशन सॉल्व नहीं है, तो सिंपल एंट्री है, ये रिवाइज बैलेंस आ गया 561, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड बैलेंस। अब आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलें। Kadma is considering stopping using cash and checks in his business. All payments would be made directly from the bank account and all customers would be required to pay by bank transfer. He would allow cash discount of 5% for all payment received within 30 days of the invoice. वो ये कह रहा है, वो कैश और चेक्स रोक रहा है और कह रहा है जो भी पेमेंट्स हो रही है ना, वो बैंक से होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर होने चाहिए। पैसे भी हम ट्रांसफर कर दिया करेंगे, पैसे आ भी ट्रांसफर के थ्रू जाएंगे। चेक बनाना और कैश लेना और कैश हैंडलिंग, हम इस सबको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे साथ साथ, वो कह रहा है 5% डिस्काउंट भी देंगे उन लोगों जो ये सारी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट दिया करेंगे हम 5% इसकी वजह से। अच्छा, advise whether or not he should make the above changes, justify your answer by providing points for and against making these changes। अब वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू सारा काम करेगा,
तो अब आप इसमें बताएं क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके ना, ये हमें इसमें बताना है। तो ये भी देखें, बिल्कुल अगेन जनरल थ्योरी है। अब आपको खुद से लिखनी है। अब आप खुद सोचें कि आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस, अपने आप को सिचुएशन में रख लिया करें, सही है, और फिर सोचा करें। अब ये सोचें आप, फॉर एग्जांपल, ये आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में अभी कैश भी आ रहा है, कैश जा भी रहा है, चेक्स भी आप काट रहे हैं, चेक के थ्रू भी पेमेंट्स हो रही है, लेकिन आप ये भी खत्म कर रहे हैं, आप चेक्स भी खत्म कर रहे हैं, आप कैश भी खत्म कर रहे हैं, और बोल रहे हैं सबको कि यार जो ऑनलाइन ट्रांसफर करो, बस सारी चीजें ना ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू चलाओ। तो ट्रांसफर हो रहा है, आप भी पेमेंट ट्रांसफर के थ्रू कर रहे हैं। तो आप इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? देखिए, फायदा तो ये है कि हर चीज ट्रांसफर ट्रांसफर चाहिए। तो रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड कीपिंग, ये जब आप ट्रांसफर करोगे फिर तो मोबाइल एप्लीकेशन सारा काम कर रही है ना, उसके अंदर रिकॉर्ड जमा हो रहा है ना। बैंक कर रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है। अब आप कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं कि कैश चोरी हो गया, फ्रॉड होगा, वो कम हो जाएंगे। तीसरा फायदा क्या होगा? कैश स्टोलन, इसके चांसेस कम हो जाएंगे। फ्रॉड एक अलग चीज है, चोरी होना एक अलग चीज है, सही है। तो दोनों अलग चीज है, तो ये कम हो जाएंगे दोनों चीजों के चांसेस, राइट। और क्या फायदा हो सकता है? बैंक ट्रांजैक्शन पे आप रहते हैं, अगर वो ट्रांसफर पे रहते हैं तो क्या फायदा होगा? बहुत दफा क्या होता है, चेक चेक के थ्रू जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, चेक बाउंस हो जाता है। तो अब आप तो चेक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप बोले भाई बैंक ट्रांसफर करो, ट्रांसफर होगा, मुझे नजर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा मेरे पास पैसे ट्रांसफर हो गया, तो मैं एक्सेप्ट करूँ। तो अनपेड चेक्स, बाउंस चेक से चांसेस कम हो जाएंगे। आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप पूरा जुमला लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे फायदे हैं। और भी कोई फायदा हो सकता है आपके दिमाग में हो, आप बेहतर बता सकें, आप वो लिख सकते हैं। ड्रॉबैक्स पे आ जाएं। बैंक चार्जेस बढ़ जाएंगे, डिस्काउंट्स ज्यादा देने पड़ेंगे, डिस्काउंट्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, डिस्काउंट देने पड़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा हमारा, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। ऐसे बैंक की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक चार्जेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। और वो लोग जो कैश में हमें पे करते हैं और कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं, वो बिल्कुल डिस्करेज हो जाएंगे ना, सही है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो कैश को प्रेफर करते हैं, तो कैश प्रेफर्ड कस्टमर्स would get dissatisfied and business might lose these customers। ठीक है, और आखिर में आप अपना कोई भी जो एडवाइस आपको लगती है आप वो लिख दें, ठीक है। आप कहते हैं हाँ भाई बैंक ट्रांसफर के थ्रू करना चाहिए, या बोले नहीं नहीं करना चाहिए, दोनों बातें सही होंगी, लेकिन आपने क्योंकि फॉर एंड अगेंस्ट लिख दिया। वैसे ये 5 नंबर क्या था, दो तीन आप मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स पॉइंट्स फॉर लिख देते, 2 अगेंस्ट लिख देते और एक एडवाइस, तो ये पूरा हो जाता, ठीक हो गया। अब आप आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलमा आर सिस्टर्स हु ट्रेड एज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का सवाल आ गया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू फारा, सैलरी है पार्टनर की, और प्रॉफिट और लॉस 30-70, 30% उसका, 70% उसका, इस तरह डिवाइड होगा। ये डिटेल्स हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है इस साल का 38,175, नेट प्रॉफिट आपको इस साल का दिया हुआ है। कैपिटल है दोनों पार्टनर्स के, करंट अकाउंट है दोनों के, एक का क्रेडिट है और एक का डेबिट है। ये करंट अकाउंट के क्या है, ब्रॉड डाउन है। क्रेडिट वाला ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आएगा, डेबिट वाला ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा, राइट। ड्राइंग्स बताई हुई है, इसने पूरे साल इतनी ड्राइंग्स करी, इसने पूरे साल इतनी ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स दोनों की देखें सेम है, लेकिन इसने स्टॉक ड्राइंग्स भी करी है, स्टॉक ड्राइंग्स भी करी है, लेकिन स्टॉक ड्राइंग सिर्फ सलमान ने करी है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे। हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बना ले, नेट प्रॉफिट से शुरू कर लें, जल्दी से स्टार्ट कर।
एक बात देखें सवाल, खैर चले मैं आपको बताता हूँ। 38175 नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में पहले हम क्या करते हैं, पढ़िए, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्लस करते हैं। क्या नाम है दोनों का? फारा और सलमा। ठीक है, पहले फारा की बात करते हैं। फारा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखें क्या है। ये कह रहे हैं, एक चीज पढ़िएगा, ड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑन 31 दिसंबर। ये पैसे 31 दिसंबर को निकाले हैं। ये पूरे साल की ड्राइंग्स नहीं बता रहा कि पूरे साल में ये ड्राइंग्स करी हैं। ये बता रहा है कि 31 दिसंबर 2024 को निकाले हैं पैसे। करी है ड्राइंग्स, साल की ही ड्राइंग्स हैं। किस दिन करी है डेट बता रहा है, वैसे हमें नहीं बताता डेट किस दिन ड्राइंग्स करी है, बस ये बताता है साल में ये ड्राइंग्स हुई है। यहाँ डेट बता रहा है 31 दिसंबर को ड्राइंग्स करी है। साल कब खत्म होता है? 28 फरवरी को एंड होता है साल। तो आप ये देखें, दिसंबर में साल खत्म हुआ, फिर आया जनवरी, फिर आया फरवरी, फरवरी में इसका साल खत्म हुआ है। तो ईयर एंड इसका फरवरी में हो रहा है। उसने ड्राइंग्स कब करी है? दिसंबर की 31 तारीख को। तो यानी कि साल खत्म होने से सिर्फ 2 महीने पहले ड्राइंग्स करी हैं। जनवरी, दिसंबर की 31 को करी है। तो दिसंबर की 31 का मतलब दिसंबर 31 को तो गिने ही नहीं, दिसंबर तो खत्म हो गया तब करिए ड्राइंग्स। तो यानी कि जनवरी और फरवरी, सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा इसके ऊपर। तो हम लिखेंगे 14,250 इंटू ड्राइंग क्या, 4% पर एनम है। तो हम लिखेंगे 14,250 इंटू 4% इंटू 2/12। दिसंबर 31 को ड्राइंग हुई है, साल फेब में खत्म हो रहा है इसका, तो जैन फेब 2 महीने का लगेगा। इसने भी ऐसी करी है, 14,250 इंटू 4% इंटू 2/12। और इसने एक और स्टॉक की भी करी है, लेकिन स्टॉक वाली कब करी है? वो 31 अगस्त को करी है, यानी कि अगस्त खत्म हुआ है तब करा है। तो अगस्त में, अगस्त के बाद हुई है, अगस्त के खत्म होने पे करी है। अगस्त के बाद कितना टाइम बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब। ये फेब में साल खत्म हो रहा है और इसने 31 अगस्त को करी है। तो अगस्त के बाद आप देखें, अगस्त के बाद क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। 6 महीने। इस वाली ड्राइंग को 6 महीने हो गए। तो इस पे 6 महीने का लगेगा। 5750 इंटू 4% इंटू 6/12। इस पे 6 महीने का था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गई बात। ये क्योंकि डेट लिखी हुई थी, किस डेट को ड्राइंग हुई है। जिस डेट को ड्राइंग हुई है ना, उस डेट से लेकर, जिस डेट को ड्राइंग होती है उस डेट से लेकर साल खत्म हो रहा है उस वक्त तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। ठीक है। तो एक का बन रहा था 2 महीने का, तो 2 मंथ्स और 2 मंथ्स हुआ, और दूसरे का बन रहा था 6 मंथ्स का, तो वो 6 मंथ्स का हो गया। अब आप वापस आए देखें, इसकी यार मुझे कैलकुलेशंस बता दें क्या आ रही है। 14250 इंटू 2/12, 2/12 और 6/12। ये तीसरा ईयरली पेपर है जो हम अभी कर रहे हैं, सही है। एक मैंने आपको 2-3 दिन पहले कराया था, कल मैंने आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया था, पूरे लेक्चर्स दे दिए थे उसके। और थर्ड ये है। अब आप लोगों ने भी ईयरली करने हैं, तो अच्छे खासी ईयरली कवर हो जाएंगे। आप लोग भी करेंगे, मैं भी कराऊंगा, तो बहुत तेजी से ईयरली कवर होंगे। मुझे इसके अमाउंट बता दें क्या आ रही है, जितनी जल्दी बताएंगे हम जितनी जल्दी सवाल खत्म करेंगे। अमाउंट बताएं प्लीज। 95 आई है। इसकी भी 95 आई है। और इसकी दूसरी वाली जो है, 5750 इंटू 4% इंटू 6/12, 115 आई है। ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। 305। नेट प्रॉफिट कितना है? +38175, 38480 हो जाएगा। ठीक है। लेस एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस पे आ जाए। ठीक है। क्या क्या थी इस सवाल में एप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 2% है। कैपिटल देंगे 52,000 है और 75,000 है।
तो 52,000 इसका है, 75,000 इसका है, 2%, 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, 2%, 2%। ना 52,000, 2%, 1040, सही है। और इसका कितना है, 75,000, 2%, 1500। सैलरी आ जाएगी। सैलरी इसकी है फारा की 11,200 पूरे साल की। और क्या बोनस या कमीशन है, कुछ नहीं है, इनको ऐड कर लें। या प्रोपरेशन तो 1500 प्लस 1040 प्लस 11,200, 13,740, या माइनस कर दें ऊपर से 38,480 से, तो 24,740 आ जाएगा। इसको हम करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। और सलमा क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट, 30% और 70%। इसका 30% निकालता है, 7,422 आ रहा है। और 24,740 का 70% निकालते हैं हम, 17,318 आ रहा है। ठीक है, इसमें देख लें कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम इसमें। 10,422 और 17,318, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, अब आ जाए अब नेक्स्ट में। ये बोल रहा है यार, इसका करंट अकाउंट बनाए, करंट अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन देखें। इसका क्रेडिट है 3,450 और इसका डेबिट है 1,900। इसका क्रेडिट है, उसका क्रेडिट पे लिखेंगे। सिर्फ फरा का बनाने को बोल रहा है यार, दोनों का नहीं बोला, सिर्फ फरा का बोल रहा है। सिर्फ फरा का बनाता है। 3,450 क्रेडिट है, 3,450 क्रेडिट है। क्या आएगा इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, सैलरी इसकी थी, सैलरी किसकी थी भाई, सैलरी, सैलरी फारा की थी, ठीक है। सैलरी आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट यहाँ पे 1040 है, 1040 है। सैलरी कितनी है, 11,200 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 7,422 है। यहाँ पे आ जाए, ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फारा की ड्राइंग्स लिखनी है हमें, फारा की एक ही ड्राइंग है, 14250, 14250। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था इसका 2 महीने का 95 था, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बस हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, टोटल कर लें इसको टोटल करते हैं। इसका टोटल आ रहा है, ऐड करें, 3,450 क्रेडिट साइड प्लस 1040 प्लस 7,422 प्लस 1,1200 माइनस 1,4,250 माइनस 95। CD आ रहा है 8,767 प्लस 95 प्लस 1,4,250। टोटल आ रहा था 23,112, 23,112। CD को BD करके छोड़ देंगे, 8,467। CD उधर है, BD इधर आ गया, 8,467, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट। आगे वाले पार्ट पे आते हैं। अब देखें, फाराज पार्टनर सलमा वांटेड टू टेक फर्दर ड्राइंग्स, उसको और ड्राइंग्स करनी है। उसको और ड्राइंग्स नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए उसको और ड्राइंग्स, इस ड्राइंग से सिक्योर हो गया। नंबर वन, हम उसको बोलेंगे भाई एक्सेस ड्राइंग्स वुड क्रिएट कैश फ्लो प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेस। ज्यादा ड्राइंग्स निकालेगी तो कैश फ्लो प्रॉब्लम होगा ना यार, जितना बनता है आप उससे ज्यादा ड्राइंग निकाल रहे हो तो बिजनेस के पैसे निकाल लो, खर्चे कैसे पूरे होंगे फिर आप पैसे ज्यादा निकाल लोगे तो। नंबर वन। नंबर टू, देर could be insufficient balance
इन बैंक और कैश, हो सकता है बैंक और कैश में पैसे हो ही ना। नंबर 3, उसका करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा ना, करंट अकाउंट जितनी ज्यादा ड्राइंग्स होगी उसका करंट अकाउंट नेगेटिव बन जाएगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ज्यादा लगेगा उसके ऊपर, अभी भी ज्यादा ही है उसके ऊपर क्योंकि उसने ज्यादा करी है सलमा ने, और करेगी तो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बढ़ जाएगा उसका, राइट। ये बातें हो गई। अब आगे देखें, फारा एंड सलमा वुड लाइक टू एक्सपेंड द बिजनेस, दे हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। वो पार्टनरशिप से अब इसको कंपनी बना रहे हैं। दे आर कंसिडरिंग सेलिंग 30% ऑफ शेयर कैपिटल, 30% बेच देंगे नई कंपनी का अपने ही दो भाइयों को। द ब्रदर्स वुड बिकम डायरेक्टर्स एंड वुड मैनेज द बिजनेस, अब वो बिजनेस भी मैनेज करेंगे। फारा एंड ईच ब्रदर वो रिसीव अ सैलरी ऑफ 15,000 ईच ईयर, 15,000 की सैलरी मिलेगी। सैलरी सिर्फ फारा को मिलेगी और एक भाई को मिलेगी, ठीक है। अब ये सिचुएशन है, अब ये पूछ रहा है, अब आप ये बताएं एडवाइस, ये चेंजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जस्टिफाई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सिंपल यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है अगर हम इसको कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं। भाई कंपनी में कन्वर्ट होगा तो क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये बता देते हैं, डिस्कस कर लें। नंबर 1, एडवांटेजेस। कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कुड रेज कैपिटल इजीली, कैपिटल इजीली रेज करते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का और एडवांटेज क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड एडवांटेज क्या होगा भाई, कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक्सपेंशन वुड बी इजियर। और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर टैक्सेस, कंपनी में ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। मोर लीगल ऑब्लिगेशंस, कंपनी पे लीगैलिटीज बहुत ज्यादा है ना कंपनी पे, ये भी पूरा करो, ये रिकॉर्ड भी पूरा करो, अकाउंट्स ऐसे बनाओ, एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, तो लीगल ऑब्लिगेशंस कंपनी के ऊपर ज्यादा है। और क्या होगा जब ये नए लोग आ जाएंगे, तो फारा और सलमा का क्या होगा, पहले तो अकेले बिजनेस चलाते थे, अब ये नए लोग आ जाएंगे, ये डायरेक्टर्स बन जाएंगे, तो ये कंपनी का कंट्रोल लूज कर जाएंगे फारा। जबकि फरहान बिजनेस मैनेज कर रही है, बात बिजनेस मैनेज करने की नहीं है, लेकिन ये कि जो पहले इन दोनों की चलती थी वो तो नहीं होगी ना, और लोग भी आ जाएंगे, वो चलाएंगे फिर कंपनी। फरहान एंड सलमा वुड लूज बिजनेस कंट्रोल, ठीक है। ये फायदे हैं, ये नुकसान है। अब इसका एडवाइस आप अपनी मर्जी से करते हैं जो आपको करनी है ना। सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, सही है। कोई भी दो तीन लिखने बहुत हैं, दो तीन एडवांटेजेस, दो तीन डिसएडवांटेजेस, और फिर अपना आप वो लिखने हैं, ओपिनियन दे दें। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन खत्म। अब आ जाए आप थर्ड क्वेश्चन पर, देखें इसको। हाँ, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, सिक्रेसी नहीं रहेगी, अकाउंट शो करने पड़ते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। एक्सपेंशन होगी तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, एक्सपेंशन आसान होगी, ये बात भी ठीक है, सही है। अब आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, पढ़ें इसको, सॉल्व करते हैं इसको। तीसरा सवाल है, ऑन 1 अप्रैल, इसका साल कब शुरू हो रहा है, महीना इंपॉर्टेंट है, इसका साल शुरू होता है 1 अप्रैल को। नंबर 1, जैस्मिन लेजर अकाउंट इंक्लूडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस। क्या बैलेंसेस है, मोटर व्हीकल ओपनिंग ब्रॉड डाउन दे रही है, मोटर व्हीकल का ब्रॉड डाउन, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन, रिसीवेबल एसएलसी का ब्रॉड डाउन, पीबीटी का ब्रॉड डाउन, प्रीपेड का ब्रॉड डाउन, अक्रूड का ब्रॉड डाउन। ड्यूरिंग द ईयर बैंक से ये पेमेंट हुई है, मोटर व्हीकल की पेमेंट, मोटर व्हीकल के लिए पेमेंट हो रही है, तो क्या होगा, मोटर व्हीकल खरीदा होगा या एडिशंस होंगे। मैंने आपको बताया ना, सिंगल एंट्री और नॉन प्रॉफिट पढ़ाते हुए मैंने बताया था, जब भी बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे
पेमेंट में कोई नॉन करंट एसेट है तो वो क्या है, एडिशन है। पेमेंट का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड ना। पेमेंट किस साइड पे आती है, बैंक अकाउंट के अंदर। आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो पेमेंट कहाँ आती है, क्रेडिट पे आती है ना। तो क्रेडिट पे नॉन करंट एसेट है, इसका मतलब क्या है, वो खरीदा है, एडिशन से पेमेंट है, ये एडिशन है। और रेंट एंड रेट के ये पैसे दिए, रेंट और रेट मिलाकर दिए, एक ही अकाउंट बनेगा। ये बैंक है एक्सपेंस की, एक्सपेंस अकाउंट में जो पेमेंट हुई। नंबर वन, डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगानी है। ओके, अब फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज है, नो इन द ईयर ऑफ सेल, ईयर एंड पॉलिसी। ओके फाइन, ये तो आसान है, डेप्रिसिएशन की ज्यादा बात तो इसने करी नहीं, बहुत आसान है। पहले यही बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले बना लेते हैं, राइट। तो देखें 1 अप्रैल 2024, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का ब्रॉड डाउन कहाँ आता है, क्रेडिट, PBPFD, प्रोविजन कोई भी हो उसका ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट पे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट ब्रॉड डाउन आएगा, कितनी है, जो साल के शुरू में दी हुई है। साल के शुरू में प्रोविजन कितनी दी हुई है, देखें, ये देखें, दिख रही है 7,000। ये पीबीडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉड 7,000। और क्या आता है इस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट, इस साल की डेप्रिसिएशन। इस साल की डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी, क्या है, इस तरह निकालते हैं, वर्किंग करते हैं, रुकें देखें। मोटर व्हीकल की इंफॉर्मेशन पहले लिखें सारी। क्या इन्फॉर्मेशन है मोटर व्हीकल की, मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है, कितनी कॉस्ट है, 16,000। ये पुराना वाला है। और इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है पुराने वाले की, कितनी दी हुई है, 7,000। एडिशन भी हुए हैं नए, एडिशन भी देखें, कितने के हुए हैं एडिशन, 18,000 के। कौन सा मेथड है भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, डिस्पोजल हुआ है, कोई बेचा है मोटर व्हीकल, नहीं बेचा नहीं है, ये तो और आसान हो गया, बेचा नहीं है। अब आप देखें, एक पुराना वाला है, इसकी वर्किंग करें, कितना का है ये, 16,000 का है। 7,000 पहले पुरानी डेप्रिसिएशन है, वो माइनस करें, क्या बचेगा, 16,000 माइनस 7, 9,000 बचेगा। रिड्यूसिंग है ना, डेप्रिसिएशन पुरानी माइनस करें, इस पर लगाएं 25%, तो ये आ जाएगा 2,250। नया वाला कितने का खरीदा, 18,000 का। रिड्यूसिंग इस पे भी पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नया खरीदा है, पुरानी डेप्रिसिएशन इसकी है ही नहीं, अभी नया एसेट है, क्या आ गया इसका, 18,000 ही आ गया। लगा रहे 25%, 18,000 का 4,500 आ जाएगा। चेक करने दें यार, ऊपर में ठीक है, नहीं मैंने कैलकुलेशन में था। 2,250, राइट, ठीक है। 18,000 का 25%, 4,500। अच्छा, टाइम देख लें थोड़ा सा, क्या बोल रहा है ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंड बैलेंस अमाउंट, और इसको बैलेंस करके वो लाना है, बस सही। तो डेप्रिसिएशन कितनी आई, 2,250, 4,500 ऐड करने कितनी, 6,750 हो गई। ये आप यहाँ लिखोगे IS 6,750, इस साल की डेप्रिसिएशन। और डेबिट साइड पे क्या आता है इसके, डिस्पोजल आता है। डिस्पोजल तो है ही नहीं इस सवाल में, इसको बैलेंस कर लो सब अकाउंट को। 7 और 6, 13, 750, 13,750। और CD आ जाएगा, साल खत्म हो रहा है 1 अप्रैल को, अगर शुरू हो रहा है तो खत्म कब होता होगा, अप्रैल से एक दिन पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल आता है, 31 मार्च को खत्म होता होगा, 31 मार्च। CD 13,750, और इसको हम BD बना के छोड़ेंगे, 13,750। ये हो गया पहला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का काम। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ड्रॉट डाउन आया, IS आया, डिस्पोजल नहीं था, नहीं आया, CD आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पहले आगे ये बोले हैं, पॉइंट 2 पढ़े, रिसीवेबल्स साल के आखिर के 11,800 थे, ठीक हो गया। 300 इज टू बी रिटर्न ऑफ, इज टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब अभी राइट ऑफ करना है, हुआ हुआ नहीं है, इज टू बी रिटर्न ऑफ, अब राइट ऑफ करेंगे, कर देंगे, 300 इसमें से माइनस कर देंगे, ये बैड डेट है। तो 11,800, 300 का बैड डेट हो रहा है अब, तो माइनस करके क्या बचेंगे, 11,500 बच गया। पीबी अब इसमें लगेगा पीबीडी, तो क्या जाएगा, ठीक हो गया। अब करना क्या है, पीबीडी का अकाउंट तो नहीं मांग रहा, हाँ पीबीडी का अकाउंट मांग रहा है, कितना है पीबीडी 6 अप्रैल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये भी प्रोविजन है, इसका ब्रॉट डाउन का आएगा, क्रेडिट पे आएगा, कितना दिया हुआ है, 366। अब हमें देखना है पीबीडी में इंक्रीज है या डिक्रीज है, हम कैलकुलेट करते हैं, देखें ये रहा, इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। एक 11,500 है ना,
कैलकुलेट करते हैं। करें कैलकुलेट यार। 11,000 बैड डेट हटाया पहले हमने 300 रुपए का। बैड डेट हटाने के बाद हम लगाएंगे पीबीडी 3%, 11,500 का। तो ये आ रहा है 345 का पीबीडी आ रहा है, सही है। इस साल का 345 है, पिछले साल का 366 है। तो इसका कंपैरिजन क्या करेंगे, इस साल का 345 है, लास्ट ईयर का क्या है 366 है, इस साल का 345 है, तो डिफरेंस निकालते हैं पहले हम इसका। इसका डिफरेंस आ रहा है 21 रुपए का फर्क आ रहा है। और ये क्या हो रहा है, 366 से 345 पे आ रहा है, कम हो रहा है, इस साल डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, डिक्रीज। जब डिक्रीज होता है तो आईएस कहाँ आता है, इसमें डेबिट साइड पे आता है। पीबीडी डिक्रीज, आईएस डेबिट पे आएगा 21। अब इसको आप बैलेंस कर लें। 366, 366 -21 सीडी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 345। 31 मार्च साल खत्म हो गया। और ये फिर ब्रॉड डाउन बनेगा 345। ठीक। इसके बाद हम एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, एक और जो नेक्स्ट अकाउंट है, रेंट अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अकाउंट क्या है, रेंट एंड रेट का अकाउंट। देखें सवाल पाएंगे, देखें रेंट प्रीपेड है और रेट्स अक्रूड है, यानी कि इस डी अकाउंट में दो ब्रॉड डाउन आएंगे, एक प्रीपेड है और एक अक्रूड है। प्रीपेड एसेट होता है, ब्रॉड डाउन डेबिट। अक्रूड लायबिलिटी होता है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट भी लिख दें। तो हम इसमें दो ब्रॉड डाउन लिखते हैं। एक 1 अप्रैल, डेट के एक साथ है ना, अलग अलग नहीं, एक साथ है। 1 अप्रैल से बिल्कुल आ सकते हैं। ये प्रीपेड है एसेट, और यहाँ ब्रॉड डाउन आता है अक्रूड का। तो रेंट प्रीपेड है, उसका ब्रॉड डाउन क्या था शुरू में, देखें प्रीपेड 900 है और अक्रूड 270 है। तो प्रीपेड एसेट डेबिट पे आ गया 900, और अक्रूड लाइबिलिटी क्रेडिट पे आ गया 270। तो 900 प्रीपेड और 270 अक्रूड। इसके बाद हम कितना रेंट रेट पे करा, 14,960। 14,960 ये पेमेंट आ गई। आगे क्या है, फिर ये बता रहा है आखिर में पढ़े पॉइंट नंबर 4, रेंट एंड रेट 925। प्रीपेड, रेंट प्रीपेड था 925, और रेट्स अक्रूड थे 185 साल के आखिर में। प्रीपेड क्या है, देखें एसेट है। प्रीपेड क्या होता है, एसेट ब्रॉट डाउन डेबिट पे, तो सीडी का आएगा क्रेडिट पे। तो मैं सीडी क्रेडिट पे लिख देता हूँ प्रीपेड का, इधर आ जाएगा ना प्रीपेड सीडी। 31 मार्च ये दिया हुआ है। तो प्रीपेड का सीडी कितना दिया हुआ है, 925, 925। ये प्रीपेड। और अक्रूड का सीडी इधर आ जाएगा, लाइबिलिटी। कितना दिया हुआ है भाई अक्रूड, 185। इसको कर लें आप बैलेंस करेंगे तो अकाउंट को क्या आ जाएगा, आई एस आ जाएगा, आपका आई एस निकल जाएगा। आई एस बताने कितना आ रहा है। ठीक है, ये करना आप लोग सॉल्व। तो प्री ब्रॉड डाउन सीडी, सीडी एक्सपेंस की पेमेंट एक दी है, और बैलेंस करके आई एस आ जाएगा। करें इसको, बैलेंस करें, कैलकुलेट करें जल्दी से। डेबिट ऐड करते हैं भाई, डेबिट साइड 900, 14,960 और 185। माइनस करें क्रेडिट 270 और 925। 14850 आ गए, 14850 आई एस। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल पे। ये कह रहा है साल के आखिर में जैस्मीन का बैंक ओवरड्राफ्ट है। साल के आखिर में बैंक ओवरड्राफ्ट में चल रहा है उसका, ठीक है, बैंक ओडी चल रहा है, ठीक है। करंट एसेट सेक्शन बताएं उसके बैलेंस शीट का। करंट एसेट सेक्शन में क्या आ जाएगा भाई, क्लोथिंग इन्वेंट्री, सवाल में दी हुई थी इन्वेंट्री, एक सवाल से देखना है हमें। नहीं, रिसीवेबल है, रिसीवेबल से बनाता है। रिसीवेबल आएंगे साल के आखिर के। कितने थे रिसीवेबल साल के आखिर के, बैड डेट हटाने के बाद 11,500। रिसीवेबल में से हम क्या करते हैं, पीबीडी माइनस करते हैं। इस साल का कितना था वो, 3%, 345। इंक्रीज डिक्रीज हो कुछ भी हो, बैलेंस शीट में रिसीवेबल से पीबीडी इस साल वाला माइनस ही होता है, तो हम माइनस ही कर रहे हैं। 345 माइनस करते हैं अपना पीबीडी। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो यहाँ आएगा नहीं। और कैश का भी नहीं बताया इसने, प्रीपेड दिया हुआ था ना, प्रीपेड रेंट
925 था ना साल का आखिर में, प्रीपेड प्रीपेड CD साल का आखिर, प्रीपेड आ गया। और कोई चीज इधर है, साल का आखिर में प्रीपेड आ गया, ये आ गया। मोटर व्हीकल तो नॉन करंट एसेट होता है, वो तो उसने बोले नहीं, नॉन करंट एसेट तो नहीं बोला ना इसने, करंट एसेट बोला सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही चीज आ जाएंगी। लाइबिलिटी भी नहीं बोली, सिर्फ ये बोला इसने। अब आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है स्टेट हाउ द कंसिस्टेंसी इज अप्लाइड व्हेन चार्जिंग डिप्रिसिएशन। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बता दो। देखिए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप कोई भी मेथड डिप्रिसिएशन का जो ऑप्ट कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन, RPM, परसेंटेज ऑप्ट कर रहे हो, हर साल उसको उसी तरह चलाते रहो। ये नहीं कि एक साल SLM है, अगले साल RBM है, फिर अगले साल SLM है। आप ये बार बार चेंज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर। तो एनी policy or method that you have opted of depreciation for a particular asset, that should remain constant। वही रहना चाहिए, वही चलना चाहिए। तो इस तरह कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। तो बिजनेस should be consistent with method of depreciation opted for asset। ठीक है। वन वे जैस्मीन में रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट। बैड डेट कम कैसे कर सकती है भाई, डिस्काउंट से तो जल्दी पैसों के लिए। ऑफर डिस्काउंट्स फॉर अर्ली पेमेंट। जल्दी पैसे लेने का डिस्काउंट दो तो जल्दी रिकवरी होगी। जितना ज्यादा टाइम देते हैं ना उतना बैड डेट होता है। इंटरेस्ट चार्ज करें लेट पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट्स। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइंग मेकिंग एडजस्टमेंट प्रीपेड। ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, मैचिंग भी लिखते हैं इसको। इस साल का खर्चा इस साल की इनकम स्टेटमेंट में, जो प्रीपेड है वो एक्स्ट्रा है, वो अगले साल में लिखेंगे कि वो अगले साल का है। इस साल में सिर्फ इस साल का खर्चा लिखा जाएगा, चाहे पैसे दिए हो या ना दिए हो। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है। प्रीपेड और अक्रूवल पे अक्रूवल मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक हो गया। प्रीपेड खत्म होता है 31 दिसंबर को, ये मतलब इस बात का। ठीक है। लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। एरर्स का सवाल आ गया। ये एरर्स हैं, इसमें क्या एरर है। गुड्स टेकन फॉर ओन यूज, यहाँ रुक जाएंगे। स्टॉक ड्रॉइंग्स, गुड्स खुद इस्तेमाल करने के लिए लिए, स्टॉक ड्राइंग्स करी है। मैंने आपको बताया था स्टॉक ड्राइंग से डबल एंट्री क्या बनती है। क्या बनती है स्टॉक ड्राइंग से डबल एंट्री, लिखा है अभी आपको। स्टॉक ड्राइंग से डबल एंट्री बनती है, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं और परचेजेस क्रेडिट होती हैं। क्या करा है इसने, कैश ड्राइंग बना दिया। स्टॉक ड्राइंग को स्टॉक ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग्स तो लिखा है, ड्राइंग्स को ड्राइंग्स समझा है, ड्राइंग्स में प्रॉब्लम नहीं करी है। प्रॉब्लम ये करी है, लेके गया था स्टॉक, यानी कि होनी चाहिए थी परचेजेस क्रेडिट, परचेज क्रेडिट नहीं की, एक गलती। क्या क्रेडिट करना था, स्टॉक ड्राइंग करी है, परचेजेस क्रेडिट करनी थी, परचेज क्रेडिट नहीं करी, ये हो गई एक गलती। कैश क्रेडिट कर दिया उसने, दूसरी गलती। स्टॉक ड्राइंग को कैश ड्राइंग समझ लिया, तो स्टॉक ड्राइंग में परचेजेस क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन उसने परचेज क्रेडिट नहीं करी, कैश क्रेडिट करी है। हम ठीक कर देते हैं, दो गलतियां, सस्पेंस नहीं आएगा। तो नंबर 1, डबल एंट्री बनाने इसको ठीक करने के लिए। तो कैश खामा खाई में क्रेडिट किया हुआ है, कैश को हम कर देते हैं डेबिट। और स्टॉक जाता है तो परचेजेस क्रेडिट होती है, वो की नहीं इसने, अब हम परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। ये डबल एंट्री बन जाएगी। तो कैश खामा खाई में क्रेडिट हुआ, उसे डेबिट कर देते हैं। और स्टॉक ड्राइंग करिए तो परचेजेस क्रेडिट होनी चाहिए थी, उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। मोटर एक्सपेंस 63, यहाँ रुक जाए। मोटर एक्सपेंस था 63 रुपीज का, 63 का हमने मोटर एक्सपेंस किया था, बैंक से पे करा था, हमने उसको 36 लिख दिया। कहाँ लिखा है, हर जगह स्पेसिफिकली किसी चीज का नाम ही नहीं ले रहा भाई, ये कहाँ लिखा है, एक्सपेंस में लिखा है, बैंक में लिखा है, कहाँ लिखा है, गलती कहाँ करी, अमाउंट की नहीं बता रहा, तो इसका मतलब दोनों में करी है इसने। तो क्या करा इसने, कम लिख दिया 63 को, इसने 63 के खर्चे को इसने 36 का खर्चा लिख दिया इसने, कम लिखा है। डिफरेंस निकालें कितना होता है, 36 और 63, 36 40, 60 23 और 4 27, 27 हम लिख देते हैं, हम बढ़ा देते हैं इसको। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है ना, ये अमाउंट गलत लिखिए। तो एक्सपेंस बढ़ाते हैं, एक्सपेंस डेबिट करते हैं, 27 था ना, और बैंक क्रेडिट करते हैं। तो पहला वाला एरर ऑफ कमीशन था, गलत अकाउंट में डाला था, पूछा नहीं है, हो सकता है पूछा हो आगे। मैं पहले कमीशन था, ये ट्रांसपोजिशन है, अमाउंट गलत है इसको ओरिजिनल एंट्री भी लिखता है कभी कभी, वो एक ही बात।
थर्ड पे आ जाए। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बिलाल 2000, बिलाल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, 2000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करें, उसने कैपिटल डाला है 2000 बिजनेस के अंदर, बैंक लोन बना दिया उसने उसको, यानी कि कैपिटल लिखना था, कैपिटल को कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करा, एक गलती, और लोन खामाखाई में लिखा हुआ है लाइबिलिटी में, ये दूसरी गलती है। तो अगेन दो गलतियां, सस्पेंस नहीं आएगा। हमें करना क्या है यहाँ, लोन खत्म करना है, कैपिटल लिखना है। लोन क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, तो लोन लाइबिलिटी होगी डेबिट। कितनी है लोन लाइबिलिटी, 2000, ये डेबिट हो गई, और कैपिटल होगा क्रेडिट। कैपिटल लिखा नहीं था, लिख दिया, और लोन खामाखाई में लिखा हुआ था, उसको खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया। ये भी एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में एंट्री डालने, एरर ऑफ कमीशन में जाता है, अगर पूछे तब की बात है। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे आ जाए, फोर्थ एरर को पढ़ें। अब परचेज इनवॉइस 84, इसका मतलब 84 की हमने करी है परचेजेस, 84 की हमने परचेजेस करी है माया से, वो हमने मोयरा के अकाउंट में डेबिट कर दिया। जब आप खरीदते हो ना, परचेज करते हो, आप जब खरीदते हो तो आप क्या करते हो, जब खरीदते हो तो परचेज डेबिट करते हो, और जो सप्लायर है लाइबिलिटी, उसे क्या करते हो आप, उसे क्रेडिट करते हो। तो कह रहे सप्लायर को क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो किया नहीं, डेबिट कर दिया, वो भी किसी और सप्लायर को। तो एक सप्लायर बिला वजह का डेबिट हुआ हुआ है, ये एक गलती, एक सप्लायर बिला वजह डेबिट हुआ हुआ है, ये एक गलती है। सही करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे। और जो ओरिजिनल सप्लायर है उसका क्या करा, और परचेज को क्रेडिट कर दिया, परचेज क्रेडिट हुई भी है, ओरिजिनल सप्लायर क्रेडिट करना था, ओरिजिनल सप्लायर लिखा हुआ नहीं है, एक खामाखाई का सप्लायर डेबिट हुआ हुआ है, और परचेज जिसे डेबिट होना था उसे डेबिट तो किया नहीं, उल्टा उसे क्रेडिट अलग किया हुआ है। तो हम परचेज को पहले, अब देखिए यहां गलती क्या है, यहां गलती ये है, परचेज जिसे क्या होना था, डेबिट होना था, उसने डेबिट नहीं किया, उसने परचेज को क्या किया है, क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट किया नहीं, उल्टा क्रेडिट अलग किया हुआ है। तो डबल अमाउंट हम डेबिट करेंगे परचेजेस को। तो हम परचेज को डेबिट करेंगे 84 से एक दफा, क्योंकि वो डेबिट होनी थी, नहीं की थी, डेबिट कर दी, एक दफा और डेबिट करेंगे, जो खामा खाई में उसने क्रेडिट की हुई थी, अब हमने उसको ठीक कर दी। तो परचेज डेबिट 84, 84, एक खामा खाई का जो सप्लायर है, क्या नाम है, मोहरा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको उसने खामा खाई में डेबिट किया हुआ था, इसे क्रेडिट कर देते हैं। और एक जो हमारी ओरिजिनल सप्लायर थी, जिसको क्रेडिट होना था, नहीं किया, उसे भी क्रेडिट कर देते हैं। ये डबल एंट्री बनेगी, ये टेक्निकल एरर था थोड़ा सा। मोयरा को खामा खाई में उसने डेबिट किया हुआ है, तो ठीक करने के लिए क्या करा, मोयरा को हमने क्रेडिट कर दिया, मोयरा का लेना देना ही नहीं था, डेबिट क्यों किया हुआ, उसको क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया उसको। माया को क्रेडिट किया ही नहीं है उसने, उसको भी क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट होना था, नहीं किया था, क्रेडिट कर दिया माया को। तो मोयरा क्रेडिट, माया क्रेडिट, ये दोनों क्रेडिट हो गई। और परचेज जिसे डेबिट करना था उसे डेबिट भी कर दिया, और जो खामा खाई में परचेज क्रेडिट की हुई है उसको ठीक करने के लिए भी क्या करा, डेबिट कर दिया। ये एरर की करेक्शन हो गया। एक बार दोबारा कर लीजिए सवाल आप लोग। आगे चले, नंबर 5, इसकी इंश्योरेंस थी 130 रुपए की, बिजनेस की इंश्योरेंस लिखी है, इसकी प्राइवेट थी, ड्राइंग्स थी, तो यानी कि ड्राइंग्स थी तो ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, ड्राइंग्स हमने रिकॉर्ड नहीं करी, एक गलती। और बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करा हुआ है बिला वजह, ये दूसरी गलती। तो बिजनेस का खर्चा बिला वजह रिकॉर्ड हुआ हुआ है, और ड्राइंग्स जो रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड हुई भी नहीं है, एंट्री बना लें, ड्राइंग्स को रिकॉर्ड कर लें, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, और बिजनेस का जो खर्चा बिला वजह लिखा हुआ है उसे क्रेडिट कर देते हैं, हटा देते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंस हटाने के लिए क्रेडिट। ये एरर की करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, डबल एंट्री बना ली हमने। नेक्स्ट बोल रहा है कैपिटल 6200 का था, ठीक है, करेक्शन से पहले प्रॉफिट इतना था, ड्राइंग्स इतनी थी। कह रहे पहली बात तो प्रॉफिट ठीक करके लिखो, तो ये प्रॉफिट, ये रहा, प्रॉफिट को ठीक करते हैं, वो सारे एरर्स जिसमें एक्सपेंस और इनकम्स हैं वो प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, हम ठीक करते हैं, आ जाए देखें जरा। पहला वाला देखें, नंबर 1,
कैश, कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है, एसेट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड, तो कैश तो एसेट है, कैश कहाँ आता है? इनकम स्टेटमेंट में आता है, सॉरी बैलेंस बैलेंस शीट में आता है, सॉरी सॉरी, कैश कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है, तो कैश का तो लेना देना है ही नहीं। परचेजेस आती है इनकम स्टेटमेंट में, परचेज का लेना देना है प्रॉफिट से। परचेज क्या होती है? एक्सपेंस होती है। हमने क्या किया हुआ है? परचेज को क्रेडिट किया हुआ है, एक्सपेंस को हमने क्या किया हुआ है? क्रेडिट किया हुआ है। एक्सपेंस क्रेडिट कब होता है ये सोचें आप, जब बढ़ता है या कम होता है? कैश बैलेंस शीट आइटम है, कैश का कोई लेना देना नहीं है, परचेज आएगी, परचेज को हमने क्या किया हुआ है? परचेज को हमने क्रेडिट किया हुआ है। परचेज एक्सपेंस होती है, क्रेडिट करने का मतलब हमने परचेज को क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। हमें क्या करना है? परचेज को बढ़ाना है, हमने कम किया हुआ है। खैर बढ़ाना नहीं है अभी, अब सुने करेक्शन करते हैं प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से। अब इधर देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मसला तो पूछ लिया। नंबर 1, कैश नो अफेक्ट ऑन प्रॉफिट। परचेजेस, इसका अफेक्ट आएगा। परचेजेस हमने क्या करी हुई है? ये एक्सपेंस होता है, हमने इसे क्रेडिट किया हुआ है, मतलब हमने इसको कम किया हुआ है। एक्सपेंस कम होता है तो उसका मतलब खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो उसका मतलब प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट था? 185। ठीक है, तो एंट्री नंबर 1, कैश नो अफेक्ट ऑन प्रॉफिट। परचेजेस एक्सपेंस क्रेडिट मींस एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ऐड कर दे प्रॉफिट। सेकंड एंट्री, एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक का लेना देना है ही नहीं कोई, बैंक बैलेंस शीट में आता है, बैंक का कोई काम नहीं है इनकम स्टेटमेंट में। हाँ एक्सपेंस का, एक्सपेंस डेबिट हुआ है, एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब भाई एक्सपेंस बढ़, तो सेकंड एंट्री में एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। 27 से खर्चा बढ़ाया था ना, तो प्रॉफिट कम होगा 27। थर्ड पे आ जाए, लोन और कैपिटल। ना लोन जाता है इनकम स्टेटमेंट में, ना कैपिटल जाता है इनकम स्टेटमेंट। लोन और कैपिटल दोनों इनकम स्टेटमेंट की चीजें हैं ही नहीं। लोन भी बैलेंस शीट में, कैपिटल भी बैलेंस शीट में, तो इसका अफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी पड़ेगा? इनकम से जाते ही नहीं है, तो कोई अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा इसका इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। तो लोन और कैपिटल का इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं पड़ेगा। लैपटॉप का इंटरनेट बहुत स्लो हो रहा है। खैर अब तो उसको हम लिख देंगे भाई नो अफेक्ट, तीसरे वाले का नो अफेक्ट। चौथे पे आ जाओ, मोयरा कौन है? कोई भी नाम है ये तो, या तो सप्लायर है या रिसीवेबल, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी सप्लायर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बैलेंस शीट में आते हैं ना सप्लायर, पेएबल, लायबिलिटी। परचेज आती है इनकम स्टेटमेंट में, परचेज का ताल्लुक है। तो 4 में क्या हो रहा है? हम परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं। परचेज को डेबिट करने का मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं। एक्सपेंस को डेबिट कब करते हैं? जब एक्सपेंस बढ़ता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है, परचेज डेबिट हो रही है, इसका मतलब क्या? एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, ये प्रॉफिट से माइनस होगा। 84 और 84 कितना होगा? 168। इसके बाद लास्ट में क्या है? ड्राइंग्स तो आती नहीं है इनकम स्टेटमेंट में, इंश्योरेंस आती है, इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है। इंश्योरेंस क्रेडिट होने का मतलब एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, तो सॉल्व करना है, ऐड करना है, माइनस करना है। कैपिटल पे आ जाए, कैपिटल सेक्शन बनाना है। 6200 कैपिटल था, कैपिटल में हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। सही वाला नेट प्रॉफिट यहाँ ले आए, कितना हो चुका है आपको? तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में भी चेंजेस हुए हैं, कितनी थी? 11,260 थी, और
एरर में देखें यहाँ ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग इधर आई है। डेबिट का मतलब बढ़ रही है 130 से। 130 बढ़ा दें ड्राइंग्स को। 11,260 है तो ये 11,390 की ड्राइंग्स हो गई। और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ना उसने, जिसको लोन बनाया था उसने, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, उसको भी लिख लेते हैं 2,000 का। ये कैपिटल का बैलेंस आ गया इन सब चीजों के बाद। इन ट्रांजेक्शन के बाद कैपिटल कितना हो गया? ये चौथा सवाल भी हमारा हो गया। हम चलते हैं पांचवें सवाल पर। बाकी जो होते जा रहे हैं उनको डाउनलोड करते जाओ, इसे भी करूंगा। ठीक है। रेक्सफोर्ड इज अ ट्रेडर, ऑल हिज सेल्स एंड परचेजेस आर ऑन क्रेडिट। ठीक है। उधार पे खरीदता है, उधार पे बेचता है। फुल सेट ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता, सिंगल एंट्री का सवाल लग रहा है। ओपनिंग दिया है। फिक्शन फिटिंग नॉन करंट एसेट का ब्रॉड डाउन, उसकी प्रोविजन, इन्वेंट्री ओपनिंग, रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन, प्रीपेड ब्रॉड डाउन, बैंक ब्रॉड डाउन, पेएबल ब्रॉड डाउन। ये पेमेंट्स हुई हैं इस साल। पेएबल को पैसे दिए हमने, 380 का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, 380 डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये पेमेंट टू सप्लायर है। रेंट एंड इंश्योरेंस के पैसे, जनरल एक्सपेंस की पेमेंट, वेजेस की पेमेंट और ड्राइंग्स इतने रुपए की करी है हमने बैंक से। ये बैंक ट्रांजैक्शन आ गई सारी। पैसे आए कितने, रिसीट्स नहीं बताएंगे इसने, बाकी चीजें बताएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ओनली अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वॉज, ये रिसीव हुई है रिसीवेबल से, रिसीट्स बता दी इसने। सिर्फ ये पैसे आए और कहीं से पैसे नहीं आए, सिर्फ कह रहे यहीं से पैसे आए, ये रिसीट्स है। 50% मार्कअप है। मार्कअप क्यों दिया हुआ है? शायद मार्कअप मार्जिन इसलिए दिया हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होगी सवाल में। मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे, सेल पे लगाएंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, शायद इसलिए। देखते हैं आगे। डेप्रिसिएशन 20% लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई मजीद नया एनसीए तो खरीदा नहीं है। देखिए पेमेंट्स में एनसीए खरीदा है, पेमेंट के अंदर एनसीए नहीं है, सर एनसीए नहीं खरीदा, पुराना ही एनसीए है। इस पे लगेगी 20% स्ट्रेट लाइन। क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहा है 400 ज्यादा है ओपनिंग से। बताया नहीं ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी है। कह रहे जो भी है, जो भी है, क्या होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री? ओपनिंग से 400 ज्यादा है, तो ओपनिंग को एक्स रख लेंगे, क्लोजिंग 400 ज्यादा रख लेंगे, एक्स प्लस 400 वो क्लोजिंग हो जाएगी। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना भी करता है। साल के आखिर में पेबल कितने हैं? साल के आखिर के पेबल, पेबल का सीडी 25% ज्यादा है जो शुरू में था। शुरू में पेबल देखें कितना है, ट्रेड पेबल शुरू हो गया था 5680, इसको 25% ज्यादा कर दें। 25% निकालें, ऐड कर दें, यानी कि इसका 125% ले लें, एक ही बात है। आप 25% निकालें और ऐड करें या 125% ले लें, एक ही बात है। तो 5680, 5680 का 125%, 7,100 पेबल का सीडी है। पेबल का सीडी, पेबल का बीडी, पेमेंट टू पेबल, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये चीजें हैं। पीएलसी बन सकता है, पीएलसी बनाने को बोल रहे हैं। ब्रॉड डाउन, डेट लिखते हैं शुरू की, ब्रॉड डाउन 1 जनवरी को आता है, बाकी डेट नहीं दी तो नहीं लिखें। ब्रॉड डाउन कितना है पीएलसी का? 5680, 5680 ब्रॉड डाउन। फिर क्या आएगा? क्रेडिट परचेजेस, ये तो इसने हमें बताई नहीं है। फिर क्या बताया इसने? पेमेंट टू सप्लायर हमें बताया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें बताया, सीडी हमें बताया। ये चीजें लिखते हैं। पेमेंट कितनी है? 68,100। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 380। सीडी कितना है? 25% ज्यादा था तो हमने 25% निकाल के ऐड किया, 125% ले लिया, 7,100 आ गया। ठीक है, बैलेंस कर लें, परचेज आ जाएंगे। निकालें इसको, बैलेंस करके परचेज, डिफरेंस अमाउंट परचेजेस का आ जाएगा। डेबिट साइड वाली ऐड करें। 68,100 प्लस 380 प्लस 7,100 माइनस 5680, 69,900 आ जाएंगे परचेजेस। तो 69,900 की हो रही है परचेजेस। अब आगे बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बना लेते हैं भाई। एसएलसी है, रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन है, रिसीट्स है, और
रिसीवेबल का सीडी नहीं दिया हुआ, एसएलसी का सीडी नहीं है। सही है। एसएलसी का सीडी नहीं बताया इसने। कोई और बात। रिसीवेबल निकालने साल के आखिर के। ठीक है, सॉल्व करें, एसएलसी है। एक मिनट है यार, क्या मुनव्वर, एक काम है। तो अच्छा यार, एसएलसी बना दे। एसएलसी में आगे सबसे पहले ब्रॉड डाउन दिया हुआ रिसीवेबल का, एसएलसी रिसीव कितना, 21,750। और एसएलसी का सीडी सवाल में कहीं भी नहीं दिया हुआ। और क्या दी में हमें रिसीट्स, कितने पैसे मिले इनसे ये बताया हुआ है। 103,200, ये देखें, ये रिसीट 103,200। तो रिसीट्स हैं 103,200 के। ये लिख देते हैं 103,200 के। डिस्काउंट अलाउड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, सीडी भी नहीं है और क्रेडिट सेल्स भी नहीं है, दो चीजें गायब है। तो एक तो हम, मेरे पास सीडी भी नहीं लिखा हुआ, एक हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी नहीं है, दो चीजें मिसिंग। ब्रॉड डाउन है, रिसीट है, डिस्काउंट अलाउड है, सीडी नहीं है और क्रेडिट सेल नहीं है। अब ये तो नहीं कैलकुलेट हो सकती यहाँ से। खुद देखे ना, सीडी भी गायब है, क्रेडिट सेल भी गायब है। दो चीजें तो नहीं निकल सकती एक अकाउंट से। सीडी होता तो हम निकाल लेते क्रेडिट सेल, ये नहीं है। अच्छा भाई, क्या करें, बनाते इनकम स्टेटमेंट। मार्कअप दिया हुआ है आपको, समझाता हूँ। फिलहाल सेल्स तो हमें नहीं मिली, हम रुक गए, कॉस्ट ऑफ सेल पे आ गए। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री देंगे कितनी, इन्वेंट्री ओपनिंग 6,000 है। परचेजेस हमने पीएलसी से निकाली, परचेजेस, ये नहीं, पीएलसी कितनी, 69,900। कोई परचेज रिटर्न नहीं है सवाल में, और स्टॉक ड्राइंग भी नहीं है सवाल में। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री से क्या बोला था, ओपनिंग से 400 ज्यादा होगी, तो 6,000 ओपनिंग है, 400 ज्यादा होगी, 6,400 हो गए। सॉल्व कर लें तो ये हो गया 69,500 के आगे कॉस्ट ऑफ सेल। अब क्योंकि ऊपर सेल्स नहीं है ना हमारे पास, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें, सेल्स ही नहीं है, जीपी भी नहीं निकल सकता। अब क्या करें, लेकिन सवाल में दिया हुआ है मार्कअप, कितना परसेंट मार्कअप है देखें, 50% मार्कअप है। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप एक परसेंटेज है जो किससे लगती है, कॉस्ट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई होती है और जीपी आता है। मार्कअप क्या है, मार्कअप एक परसेंटेज है, किससे मल्टीप्लाई होती है, मार्कअप इज अ परसेंटेज दैट इज अप्लाइड एट कॉस्ट ऑफ सेल्स टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो मार्कअप एक परसेंटेज है, यहां लिख देता हूं, मार्कअप, लिखते, मार्कअप एक परसेंटेज है जो कॉस्ट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई होती है, आता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट।
50% मार्कअप है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल से। कितनी कॉस्ट ऑफ सेल है? 69,500। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मार्कअप परसेंटेज अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल पे, जीपी आ जाएगा। करें, देखें क्या आ रहा है। 69,500 कॉस्ट ऑफ सेल थी, 50% मार्कअप था, 50% लगाया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 34,750। अब हमें सेल्स निकालनी है, सबसे पहले जीपी लिखते हैं 34,750। तो जीपी लिखें 34,750। अब बैकवर्ड आए, सेल्स निकलेगी। क्या इक्वेशन बनी यहाँ पर? यहाँ पे इक्वेशन ये बनी, सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्या आता है? जीपी आता है। सेल्स कितनी है? एक्स पता नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 69,500 है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 34,750 है। सॉल्व कर लेते हैं। 34,750 यहाँ माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सही ना? कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ माइनस हो रही है एक्स से, उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेल्स। समझ में आ गई बात? ये अब ये सेल आ जाएगी। हाँ, खत्म होने वाली। 104250। ठीक है। 34,750 प्लस 69,500, 104250। सही है। इसमें कोई मसला? अब आगे चलते हैं एक्सपेंसेस पे। अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड है 380, 380। हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंस में भाई क्या क्या था देखें। इंश्योरेंस, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 20% स्ट्रेट लाइन, इसकी कॉस्ट पे लग जाएगी ना। स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट कॉस्ट पे लगा दें। 28,000 है, 20% लगा दें। 28,000 का 20% आ जाएगा 5,600। तो डेप्रिसिएशन आ गया 5,600। और क्या है? रेंट, जनरल एक्सपेंस है, पहले ये लिख लेते हैं 4,730। वेजेस लिख लेते हैं 6,400। जनरल एक्सपेंस 4,730। वेजेस हैं 6,400। और इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का अकाउंट बनेगा, उसका प्रीपेड दिया हुआ है। यहाँ बना रहा हूँ अकाउंट एक छोटा सा। इंश्योरेंस क्या दी हुई है? शुरू में प्रीपेड दी हुई है 300। प्रीपेड एसेट होता है, ब्रॉट डाउन डेबिट पे आएगा 300। इंश्योरेंस की पेमेंट कितनी हुई? बैंक अकाउंट से इंश्योरेंस पे करिए 10,120। रेंट एंड इंश्योरेंस 10,120। और साल के आखिर में पेबल बताया, इन्वेंट्री बताया, डेप्रिसिएशन बताया, मार्कअप बताया, रिसीवेबल बताया। साल के आखिर में तो कुछ भी नहीं है ना, प्रीपेड वगैरह। रेंट एंड इंश्योरेंस यही है। बैलेंस करें, आईएस आ जाएगा। यही दो है, सीडी नहीं है कुछ भी इसका। तो ऐड करें, 10,420 आ जाएगा आईएस। ये लिख दें 10,420। ऐड कर लें, माइनस कर दें, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है, प्रॉफिट आ जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट हो गई। साल के आखिर के रिसीवेबल्स बताने, वो हमने निकाल ली ना एसएलसी में। जो एसएलसी मैंने बना दिया, एसएलसी है, ये लिख लें। अच्छा, रिसीवेबल निकाल लेते हैं। सेल लिख लें, कितनी आई है? सेल आ चुकी है, वो लिख लें 10,4,250। बैलेंस करके सीडी निकाल, ये आ जाएगा। निकाल लें यार सीडी। ऐड करें इसको 21,750 प्लस 10,4,250 माइनस 1,03,200। सीडी आ गया 22,800। ये साल के आखिर के 22,800 आंसर हो गया। सही है। वो कह रहे हैं पार्ट टाइम बुक कीपर रख रहे हैं, 5,000 रुपये देंगे उसको। उसको रखना चाहिए बुक कीपर या नहीं? बिल्कुल, पहले तो बुक कीपर रखना चाहिए। क्या होंगे? रिकॉर्ड्स कंप्लीट होंगे। उसके बाद क्या होगा? रिकॉर्ड्स कंप्लीट होंगे तो
फाइनल अकाउंट्स बन सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तो क्या होगा, बिजनेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो सकती है। ठीक है। नुकसान बता दें। खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। और नुकसान क्या है, वो एरर्स कर सकता है, हो सकता है एरर उससे। बस वो बाकी एडवाइस कर देंगे। ठीक है, ये 500 सवाल हो गया। ये पेपर एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर आपने सही से नहीं किया कल वाला पेपर अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, चलो सवाल। ठीक है, अल्लाह हाफिज।